बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बोन फ्रैक्चर। हमने बोन डिसऑर्डर्स या बोन डिफॉर्मिटीज़ को शुरू किया था और हमने बोन के मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स को पढ़े थे। उसमें से हम आज पढ़ेंगे बोन फ्रैक्चर। बोन फ्रैक्चर क्या होती है? जब हमारे साथ हड्डी टूट जाए या उसमें से क्रैक्स पैदा हो जाए, मतलब ये है कि उस बोन की जो कंटिन्यूटी हो वो ख़राब हो जाए, तो उसके लिए जो मेडिकल टर्म हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं बोन फ्रैक्चर। अच्छा जी, ये बोन फ्रैक्चर होता कब है? बोन फ्रैक्चर तब होता है जब बोन पर जो फोर्स हो वो फोर्स उस पर ज़्यादा हो जाए, उससे स्ट्रॉन्गर हो जाए, तो बोन में या क्रैक्स पैदा हो जाती है वो टूट जाती हैं। इसको कहते हैं बोन फ्रैक्चर। इस बोन फ्रैक्चर के हमारे पास कई टाइप्स हैं। एक है सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर कौन सा होता है? सिंपल फ्रैक्चर हम उस फ्रैक्चर को कहते हैं कि जिसमें से बोन हमारे पास टूट जाए लेकिन वो अपनी जगह से न हिले। इसमें क्रैक्स तो पैदा हो लेकिन वो अपनी जगह से न हिले, अपनी पोजीशन पर बरकरार रहे। इसको हम कहते हैं सिंपल फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर क्या होती है? कंपाउंड फ्रैक्चर वो होता है कि जिसमें से बोन टूट जाए और अपनी जगह से हट भी जाए, या वो एक जगह टूट जाए या दो जगह टूट जाए, तो इस और अपनी जगह से हट भी जाए, तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर। अच्छा जी, अब अगर सिंपल फ्रैक्चर हो और उसकी वजह और उससे स्किन ख़राब ना हो जाए, तो इसको हम कहते हैं क्लोज्ड फ्रैक्चर। और अगर फ्रैक्चर से हमारे साथ स्किन ख़राब हो जाए, स्किन इससे इंटैक्ट हो जाए, तो इसको हम कहते हैं ओपन फ्रैक्चर, क्योंकि इसमें हमारे पास ज़ख़म पैदा हो जाता है। ओपन फ्रैक्चर में ज़ख़म पैदा हो जाता है जबकि क्लोज फ्रैक्चर में ज़ख़म पैदा नहीं होता। तीसरा है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर क्या है जी? कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर हम उस फ्रैक्चर को कहते हैं कि जिसमें से हमारे साथ बोन भी टूटे, स्किन भी ख़राब हो और साथ साथ में मसल्स, ब्लड वेसल या इसी तरह के नर्व वगैरह आर्गन्स भी इसके साथ डिस्टर्ब हो, तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। तो ये 3 टाइप्स हैं हमारे बुक में। इसके अलावा और भी है जो कि इंशाल्लाह हम आगे ऊपर लेवल में पढ़ेंगे। अब ये जो बोन फ्रैक्चर है इसकी रिपेयर भी होगी, तो बोन की जो रिपेयर हम करते हैं उसको हम कहते हैं रिडक्शन। बोन को हम रिडक्शन से ट्रीट करते हैं। अब रिडक्शन क्या है जी? रिडक्शन को हम डिफाइन करते हैं रीअलाइनमेंट ऑफ बोन्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। मतलब क्या है जी कि बोन इस तरह टूट गई, अब इस बोन को दोबारा अपने प्रीवियस पोजीशन पे इसी तरह रीअलाइनमेंट करना, दोबारा इसी पोजीशन पे रखना, इसको हम कहते हैं रिडक्शन। इस रिपेयर के हमारे पास 2 टाइप्स है। एक है क्लोज्ड, जिसे हम एक्सटर्नल रिडक्शन कहते हैं। क्लोज या एक्सटर्नल रिडक्शन क्या है? हम उस रिडक्शन को कहते हैं, उस रीअलाइनमेंट को कहते हैं कि जिसमें डॉक्टर या फिजिशियन अपने हाथ से उस स्किन को, उस बोन को अपनी जगह पर ले आए, उसमें कोई सर्जरी वगैरह ना करें, बल्कि अपने हाथ से उस जो हड्डी होती है उसको अपनी जगह पर इस तरह लाए और इसके ऊपर पट्टी लगाए और कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो, तो उसको हम कहते हैं क्लोज रिडक्शन। मतलब यह है कि इसमें सर्जरी नहीं करता बल्कि बाहर से डॉक्टर हाथ से इसको ठीक कर लेता है, तो इसको हम कहते हैं क्लोज रिडक्शन। दूसरा टाइप है ओपन या इंटरनल रिडक्शन। ओपन या इंटरनल रिडक्शन क्या है जी? हम उसको कहते हैं कि जिसमें डॉक्टर इस सर्जरी करे और इस ब्रोकन इन के ऊपर इस तरह के पिन्स लगाए या इसको वायर से एक दूसरे से अटैच रखे ताकि वो न हिले, तो इसको हम कहते हैं ओपन या इंटरनल रिडक्शन। इसमें सर्जरी होती है और इस ब्रोकन इन के ऊपर हम इस तरह वायर्स या पिन्स लगाते हैं। और दूसरा ये होता है कि पिन या वायर्स लगाने के बाद इसको एक मोटी पट्टी से काट से इसको इमोबिलाइज करते ताकि वो न हिले और इसमें हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाए। अब जो ओपन या इंटरनल रिडक्शन होती है या कोई भी रिडक्शन हो, तो ये बच्चों में, मतलब जितना एज कम होगा तो ये टाइम कम लेगा। तो यंग एडल्ट्स में ये तकरीबन 6 to 8 वीक्स लेते हैं और ये डिपेंड करता है साइज ऑफ बोन पर और इसी तरह एज पर डिपेंड करता है। यानी बोन की जो रिपेयरिंग होती है इट डिपेंड्स ऑन एज एज वेल एज साइज ऑफ बोन और इसकी बोन की लोकेशन। मतलब लोकेशन का मतलब ये है कि अगर ऐसा बोन हो जो कि वज़न को बर्दाश्त करता हो तो वो ज़्यादा टाइम लेता है रिपेयर होने में, और अगर बोन छोटा हो और वज़न को बर्दाश्त करने वाला ना हो
तो ऐसा बोन हो तो वो फिर कम टाइम लेता है। इसी तरह ये जो बोन है तो एल्डर पीपल में ये ज़्यादा टाइम लेता है। बोन का साइज जब बड़ा हो फिर भी साइज ज़्यादा टाइम लेता है। तो मतलब ये हुआ कि जो रिपेयरिंग प्रोसेस है इट टोटली डिपेंड्स ऑन बोन साइज, एज वेल एट देयर लोकेशन। अब ब्रोकन बोन की रिपेयरिंग कैसे होगी? तो जो रिपेयरिंग प्रोसेस है वो हमारे पास कंसिस्ट होता है 4 स्टेप्स पर, यानी 4 स्टेजेस पर कंसिस्ट होता है। देखिए जी, ये हमारे पास एक बोन था, ये हमारे पास टूट गया। जब टूट गया तो जाहिर बात है यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी फट जाएंगे, वो भी टूट जाएंगे। तो यहाँ पर उन ब्लड वेसल्स से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और वो जो ब्लड होता है वो यहाँ पर एकमुलेट होना यानी जमा होना शुरू हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं हीमेटोमा। इसको हम कहते हैं जो क्लोटेड ब्लड है जो यहाँ पर जमा हो गई, इसको हम कहते हैं हीमेटोमा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा? जब ब्लड वेसल्स टूट गए तो जाहिर बात है इन ब्लड सेल्स के पास, इन बोन सेल्स के पास न्यूट्रिएंट्स भी नहीं आएगा। जब न्यूट्रिएंट्स नहीं आएगा तो यहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो भी मरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स नहीं आएंगे तो जाहिर बात है वो अपना सर्वाइवल नहीं कर सकेंगे, तो आराम से उनके सेल्स का मरना भी शुरू हो जाता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है? फिब्रोकार्टिलेजिनियस केलस फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है? देखिए जी, अब जो हीमेटोमा बन गई तो इस हीमेटोमा में हमारे पास ये इन ब्लड वेसल्स की ग्रोथ शुरू हो जाती है। और जब इन ब्लड वेसल्स की ग्रोथ शुरू हो जाती है तो इन ब्लड्स के थ्रू फेगोसाइटिक सेल भी यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। अब जो फेगोसाइटिक सेल यहाँ पर आते हैं तो वो सेल्स क्या करते हैं कि यहाँ पर जो डेड सेल्स होते हैं, जो गंदगी होते हैं, जो डिब्रिस होता है, उनको ख़त्म करना शुरू कर देता है। ये फेगोसाइटिक सेल उन सेल्स को या उस डिब्रिस को ख़त्म करना शुरू कर देता है। जब वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद और सेल्स आते हैं, फिब्रोब्लास्ट और चोंडोब्लास्ट सेल यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह हमने पहले पढ़ा था, फिब्रोब्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट सेल यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। हमने पढ़ा था कि फिब्रोब्लास्ट सेल वो सेल है जो कि फाइबर्स को सिक्रीट करता है, वो सेल जो फाइबर, और ओस्टियोब्लास्ट सेल वो सेल है जो कि ओस्टियोसाइट्स को, बोन सेल्स को सिक्रीट करता है। अब जब यहाँ पर फेगोसाइटिक सेल्स अपना काम कर लेते हैं तो फिब्रोब्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट सेल आ जाते हैं। फिब्रोब्लास्ट सेल क्या करता है? ये कोलेजन फाइबर को बनाता है, जिसको हमने यहाँ पर ब्लू कलर से शो किया है। अच्छा, तो ये हमारे पास कोलेजन फाइबर्स बनाता है। इस कोलेजन फाइबर का फंक्शन क्या है? इस कोलेजन फाइबर का फंक्शन ये होता है कि इस ब्रोकन एंड्स को इस तरह कनेक्ट रखता है, ब्रोकन एंड्स को आपस में इस तरह कनेक्ट रखना शुरू कर देता है। जो फिब्रोब्लास्ट सेल है वो बाद में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं चोंड्रोब्लास्ट सेल में। चोंड्रोब्लास्ट सेल वो सेल जो कि कार्टिलेज बनाता है, जो कि चोंड्रोसाइट्स को पैदा करता है। तो फिब्रोब्लास्ट सेल कन्वर्ट हो जाते हैं चोंड्रोब्लास्ट सेल में और यहाँ पर हमारे पास कार्टिलेज पैदा होना शुरू हो जाती है। अच्छा, ओस्टियोब्लास्ट सेल क्या करता है? ओस्टियोब्लास्ट सेल हमारे पास स्पॉन्जी बोन बनाता है, क्योंकि अभी बोन मैच्योर नहीं होगी, तो यहाँ पर जो बोन बनता है वो बहुत नरम होता है, कार्टिलेज से और ओस्टियोब्लास्ट से बनी होती है, तो इसको हम कहते हैं स्पॉन्जी बोन। तीसरे प्रोसेस में हमारे पास बोनी केलस की फॉर्मेशन होती है। हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो फिब्रोकार्टिलेजिनियस केलस है तो वो फिब्रोकार्टिलेजिनियस केलस कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है बोनी केलस में। बोनी केलस क्या है जी? यानी जो कार्टिलेज बना था वो बोन सेल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस पर कैल्शियम की अकोमोलेशन, मिनरल्स की अकोमोलेशन शुरू हो जाती है। अब ये हमारे पास ये बोनी केलस की फॉर्मेशन होगी उस वक्त तक होगी until a strong union is formed, उस वक्त तक होगी कि इन दोनों पीसेस के दरमियान, हड्डी का ये बोन का जो ये पीस है, इनके दरमियान एक मजबूत यूनियन बन जाए, यानी ये एक दूसरे से मजबूती से जुड़ जाए, तो इसको फिर हम कहते हैं बोनी केलस फॉर्मेशन। चौथा प्रोसेस होता है बोन रिमॉडलिंग। अब यहाँ पर
जो यूनियन बन गया तो इसके बाद ये बोन अपने पुराने सूरत में, अपने पुरानी शक्ल पे वापस आना शुरू हो जाता है। उसको हम कहते हैं बोन रिमॉडलिंग। और ये बोन रिमॉडलिंग कई महीनों के बाद, मतलब बोन के टूटने के 2-3 महीनों के बाद ये फिर अपने पुरानी शक्ल में आना शुरू हो जाते हैं और इसको हम कहते हैं बोन रिमॉडलिंग। अब जो बोन रिमॉडलिंग होगी तो यहाँ पर जो कॉम्पैक्ट बोन है तो ये हमारे साथ इस बोन का ये शाफ्ट बनाता है। बोन की इस जगह को हमने बोन का जो स्ट्रक्चर हम पढ़े थे तो वहाँ पढ़ा था, इसको हम शाफ्ट कहते हैं। ये बनाना शुरू कर लेता है। अब इसके बनने के बाद जो बोन होता है, जो रिमॉडल बोन होता है, वो बिल्कुल पुराने बोन की तरह, यानी ब्रेकअप से पहले जिस तरह बोन की जिस सूरत में था उसी तरह बन जाता है। और ये उसी तरह स्ट्रेस को और उसी तरह प्रेशर को एब्जॉर्ब कर सकता है जिस तरह उससे पहले हमारे साथ ये बोन किया करता था।